हाय बच्चों, नमस्कार। अब बच्चों हम लोग भूगोल विषय की पढ़ाई करने वाले हैं। भूगोल विषय में 10वां पाठ है नगरीयकरण। तो इसमें देखिए बच्चों कि नगरीयकरण जैसे कि शहरों शहरों की बढ़ोतरी है ना, कि हमारे देश में जिन जिन बड़े जो बड़े शहर है उसमें नगरीयकरण किस प्रकार हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ काम के लिए शहरों में चले जाते हैं। तो शहरों में किस प्रकार का उनको मतलब शहरों में रोजगार मिलता है, फिर वही बच जाते हैं। और खास करके जो लोग शहरों में जाते हैं तो वो कुछ काम धंधा करने के लिए ही जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अभी उसके बारे में जानकारी देखेंगे। देखिए बच्चों, स्थानांतरण, ये जो सब्जेक्ट है स्थानांतरण, ये जो पॉइंट है कि लोग नगरीकरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है स्थानांतरण। जैसे कि नगरों के बारे में मैंने बताया, तो यहाँ पर 1961 में नगरों की जो बस्ती है, क्योंकि जो लोग काम करने जाते हैं उनकी आमदनी कम ही होती है, तो रहने के लिए घर जैसे कि शहरों में बहुत बड़े मुश्किल से मिलता है। तो उसके बारे में कि यहाँ पर टेबल दिया है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी देखेंगे। देखिए बच्चों, 1961 में हमारे भारत देश में नगरीय बस्तियों की संख्या यहाँ पर दी गई है। जैसे कि 1961 में 2,270 थी, तो 1971 मतलब 10 साल के बाद वो 3,576, मतलब परसेंट में देखा जाए तो 17.79 थी 61 में, तो 71 में 19.91, मतलब 3% से यहाँ पर बढ़ी है। 1981 में 3,245 इतनी नगरीय बस्तियों की संख्या है। तो नगरीय जनसंख्या वृद्धि परसेंट में 23.34% बढ़ी है। मतलब ये डायग्राम ऊपर ऊपर चला गया है। फिर 1991 में 3,605 और कितनी बढ़ी, 25.72। 2001 में 5,161, 2011 में 7,935 ये नगरीय बस्तियों की संख्या है। तो इस प्रकार बढ़ती गई है। भारत में नगरीय बस्तियों का विचार करने पर पता चलता है कि सन 1961 से 2011 तक नगरीय बस्तियों की जनसंख्या में सतत वृद्धि हो गई है। सन 1961 से 1981 के तक नगरीय जनसंख्या की वृद्धि साधारणतः कितनी 5.55% थी, परंतु सन 1981-2011 तक ये वृद्धि 13.73% तक पहुंच गई है। इसका अर्थ क्या होता है कि भारत में नगरीय जनसंख्या जो है वो तीव्र गति से बढ़ रही है। नगरीय अनेक कारणों से होता है, हम उनसे कुछ कारणों का यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि औद्योगिकीकरण, किस प्रदेश में उद्योगों का विकास तथा केंद्रीकरण होना, ये नगरीकरण के सहायता करने वाला एक प्रमुख घटक है। जैसे कि उद्योग धंधे की वृद्धि, नौकरियों के लिए आसपास के प्रदेशों के लोग इस प्रदेश में आकर्षित होना, इससे नगरीकरण की प्रक्रिया गतिमान होती है। 19वीं शताब्दी के दरमियान में मुंबई शहर में कपड़ा मिलों के प्रारंभ की वजह से अधिक गति से शहर की वृद्धि हुई है, जिस कारण मूल रूप में मछुआरों की बस्ती वाले अनेक गांव औद्योगिकीकरण और नगरीकरण से मुंबई महानगर के ही भाग हुए हैं। औद्योगिकीकरण, बहुत सारी फैक्ट्री, यहाँ पर बहुत सारा काम मिलता है। तो क्या होता है कि काम मिलने के कारण जो ग्रामीण भागों में जिनको काम है, जैसे कि मशीनरी आई है कृषि उत्पादन के लिए, तो मनुष्य बल जो है वो कम यहाँ पर वो कम रहे तो भी काम हो जाता है खेती का। तो इसके कारण कि मजदूरों को काम नहीं मिलता है, जो बेरोजगार हम लोग बोलते हो, वो फिर शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं। यहाँ पर फैक्ट्रीज है तो यहाँ पर काम उनको मिल जाता है, लेकिन उनकी आमदनी जो है वो कम ही हो रहती है, जिसके कारण वो
इस प्रकार की बस्ती जो बस्तियों में या जहाँ पर जगह मिले थोड़े इसमें, जहाँ पर बहुत सारी सुख सुविधाएं जो दी जाती है वहां पर नहीं होती है, ऐसी जगह वो रहते हैं। और भी कारण है इसके, औद्योगिकरण औद्योगिकरण ये पहला है। उसके बाद व्यापार है, क्योंकि किसी प्रदेश में वस्तुओं को लाने, ले जाने, उतरने, चढ़ाने तथा श्रम करने हेतु अनुकूल परिस्थितियां होती है। ऐसे स्थानों पर व्यापार तथा उससे संबंधित अन्य सेवाओं की वृद्धि होती है, जैसे व्यापारिक संकुलन, व्यापारिक संकुल, बैंक, सहकारी संस्थाएं, गोदाम जो है, शीतगृह है आदि सेवाओं के साथ ही सड़कें, होटल, निवास आदि घटकों में भी वृद्धि होती है। जैसे भारत में नागपुर शहर देश के केंद्र का स्थान है। यह व्यापार की दृष्टि से सुविधाजनक होने से नगरीकरण में वृद्धि होती है। प्रौद्योगिकीकरण और तकनीकी, प्रौद्योगिकीकरण में देखिए विविध क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीकरण और तकनीक के अनेक लाभ दिखाई देते हैं। नगरीकरण के लिए ये दोनों घटक सहायक होते हैं। पिछले कुछ दशकों में कृषि में आधुनिक तकनीक के उपयोग में वृद्धि हुई है। तकनीक बढ़ गई है। ग्रामीण भागों में कृषि अब बड़े पैमाने पर यंत्रों की सहायता से की जाती है, इसलिए खेती पद्धतियों में मनुष्य बल कम हो गया है, जिस कारण कृषि मजदूर काम धंधे के लिए शहरों की तरफ आकर्षित हुआ है। परिणामतः नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही और है यातायात और संदेशवाहन। जिन बस्तियों या गांवों में सड़कों, रेल मार्गों आदि यातायात के साधनों का विकास होता है, वहां नगरीकरण तेज गति से होता है। जैसे कोकण रेल विकास की वजह से इस मार्ग पर स्थित सावर्डे जिला जो रत्नागिरी में है, वो गांव का नगरीकरण होने लगा है, इस गांव का। इसी प्रकार महत्वपूर्ण रेल मार्ग भुसावल में जुड़ने से भुसावल जिला भी जलवायु का विकास गति से हुआ है। यातायात और संदेश इसके बारे में देख रहे थे। तो इस प्रकार नगरीकरण, बस्तियों का होना, नगरीकरण बढ़ना, मतलब बड़ा होना, ये सब ये इसके कारण है। पहला कारण है औद्योगिकीकरण, व्यापार, प्रौद्योगिकीकरण और तकनीकी, यातायात और संदेशवाहन। तो हम लोग अभी यहाँ पर स्थानांतरण इसके बारे में देखने वाले हैं। स्थानांतरण में देखिए बच्चों, पीपीटी मैंने बनाई है। स्थानांतरण देखिए कि एक जगह से दूसरी जगह लोग किस प्रकार स्थानांतर करते हैं। स्थानांतरण ये नगरीकरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है। नगरीकरण को जिससे प्रभावित होता है नगरीकरण, यहाँ स्थानांतरण अल्पकालीन, दीर्घकालीन अथवा स्थायी स्वरूप में भी होता है। अभी स्थानांतरण का हम लोग देखेंगे तो कुछ अल्पकालीन, कुछ ही दिन के लिए कुछ लोग एक अपने गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं, या फिर दीर्घकालीन कुछ काम की वजह से चले जाते हैं, व्यापार की वजह से चले जाते हैं। यह स्थायी स्वरूप में भी होता है। स्थायी स्वरूप यानी जाकर वही बच जाना, तो ये स्थायी स्वरूप का स्थानांतरण है। स्थानांतरण मुख्यतः ये ग्रामीण भाग से दूसरे ग्रामीण भाग की ओर अथवा ग्रामीण भाग से शहर की ओर होता है। शहरों में उच्च जीवन स्तर तथा रहन सहन के आकर्षण से भी शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। जैसे भारत के विविध भागों से पुणे, मुंबई स्थानों पर होने वाला स्थानांतर, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मुंबई में भी यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं कि यहाँ के बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं। कुछ लोग कुछ दिन के लिए आए हैं अल्पकालीन, कुछ काम की वजह से आए हुए होंगे दीर्घकालीन, कुछ नौकरी की वजह से यहाँ पर आए हुए हैं, या स्थायी स्वरूप में, यहाँ जैसे कि यहाँ पर नौकरी भी, यहाँ पर घर भी लिए, यहाँ पर भी बस गए। तो इस प्रकार पुणे, मुंबई
ऐसे बहुत सारे हमारे देश में शहर है जहाँ पर इस प्रकार स्थानांतर हम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए कि जिले के शहरों की सूची बनाई है। जितने सारे जिले हैं उनमें जो शहर है उनकी सूची बनाना है। उपरोक्त में से कौन से घटक उनके विकास में सहायक बने हैं, इस विषय पर चर्चा करना है कि यहाँ पर जो जो शहर है वहाँ पर ज्यादा स्थानांतरण क्यों हुआ है, तो इसके ऊपर चर्चा करनी है। यदि संभव हो तो अपने आसपास के परिसर या आपके नजदीकी शहरों में स्थानांतरित लोगों से मिलकर उनके स्थानांतरण के कारणों की खोज कीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए मुंबई है, मुंबई के बाद ठाणे आता है, तो ठाणे में देखिए नवी मुंबई है ना, थाना जो जिला है इसमें बहुत ज्यादा शहर यहाँ पर बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। नई मुंबई है, यहाँ पर दहीसर ये आता है, कल्याण आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे मुंबई में पहले बहुत सारी कपड़ों की कंपनीज थी। तो यहाँ पर मजदूरी के लिए बाहर के ग्रामीण भागों से कुछ लोग आए और कुछ लोग यहाँ पर ही बस गए। तो इस प्रकार ये शहरों का क्या हुआ, विकास हुआ है। तो उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पर नगरीयकरण के परिणाम देखेंगे हम लोग। नगरीयकरण के परिणाम, नगरीयकरण से प्रदेश के स्वरूप में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है। भूमि के नियोजन में विशेषता यह परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे पहले जिस भूमि पर कृषि की जाती थी वो भूमि निवास तथा कारखानों के रूप में उपयोग में लाई जाने लगी। नगरीकरण से जिस प्रकार अनेक लाभ होते हैं उसी प्रकार अनेक हानियां भी होती है। हर चीज की दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक समस्या प्रधान। तो उसी प्रकार ये नगरीकरण का भी यहाँ पर कुछ लाभ है नगरीकरण के भी और कुछ समस्याएं है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे। तो नगरीकरण के परिणाम जैसे कि उससे कुछ लाभ जो हुए वो पहले हम लोग देखेंगे। नगरीकरण के लाभ, पहला सामाजिक एकता है। ये नगरीकरण के लाभ है कि नगरीकरण के कारण द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यवसायों में वृद्धि होती है, जिस कारण आर्थिक व्यवहारों में वृद्धि होती है। इस क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होता है। विविध प्रदेशों से अनेक आने वाले लोगों के एकत्रित होने से शहरों में सांस्कृतिक और सामाजिक रूढ़ि परंपराओं का आदान प्रदान होता है। इससे सामाजिक एकता निर्माण होती है, सामाजिक एकता इससे बढ़ती है। ये नगरीकरण का लाभ में से एक है कि सामाजिक एकता किस प्रकार, देखिए यहाँ पर मुंबई में, पुणे में जो बड़े बड़े शहर है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो लोग रहते हैं वो अनेक भागों से आए हुए रहते हैं, अनेक प्रदेश से आए हुए रहते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी जो रूढ़ी परंपराएं हैं वो परिवर्तित होती है, एक दूसरे को वो देखने को मिलती है और वो करते भी हैं। तो इससे एक सामाजिक एकता बढ़ती है। जैसे कि यहाँ पर मुंबई में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रांत से आए हुए लोग दिखाई देते हैं, वहाँ की संस्कृति दिखाई देती है। तो इससे क्या होता है कि आदान प्रदान जो है, संस्कृति का आदान, रूढ़ी परंपरा का आदान प्रदान, संस्कृति का आदान प्रदान एक दूसरे से होता है और सामाजिक एकता क्या होता है, बढ़ती है। ये नगरीकरण के एक लाभ में से एक महत्वपूर्ण घटक है सामाजिक एकता। उसके बाद है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण में हम लोग देखेंगे कि विविध प्रदेशों से लोगों का स्थानांतरण होता रहता है। ऐसे लोगों में ज्ञान, कौशल तथा जानकारी के आदान प्रदान सुलभता से होता है। नवीनतम सूचना और जानकारी तथा सामग्री, इनका लाभ सर्वप्रथम ऐसे प्रदेशों में होता है। उद्योग और व्यवसाय से संबंधित अनेक नए प्रकल्प इन प्रदेशों में विकसित होते दिखाई देते हैं। नगरीकरण, नगरीय बस्तियों में नई कल्पनाएं, नवीनतम जानकारी और तकनीकी सुख सुविधाओं का लाभ प्रथम मिलता है। परिणामतः यहाँ रहन सहन का उच्च स्तर जो है वो ऊंचा हो जाता है। तो आधुनिकीकरण में जो लाभ है कि आधुनिकीकरण विविध प्रदेशों के लोग का जो ज्ञान है उसका भी क्या होता है, ज्ञान, कौशल, जो कला,
जो है लोगों में छिपी हुई, उसका क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उससे आधुनिकीकरण बढ़ता है और ये देश के लिए भी अच्छा होता है कि विविध प्रदेशों से लोगों का स्थानांतरण होता रहता है। ऐसे लोगों में ज्ञान, कौशल तथा जानकारी का आदान प्रदान सुलभता से होता है। नवीनतम सूचना और जानकारी तथा सामग्री, इनका लाभ सर्वप्रथम ऐसे प्रदेशों में होता है। उद्योग और व्यवसाय से संबंधित अनेक नए प्रकल्प इन प्रदेशों में विकसित होते दिखाई देते हैं। नगरीय बस्तियों में नई कल्पनाएं, नवीनतम जानकारी और तकनीकी सुख सुविधाओं का लाभ प्रथम मिलता है। परिणामतः यहाँ पर्यावरण संघ का स्तर ऊंचा हो जाता है। तो ये नगरीकरण का जो लाभ है उसमें से हम लोगों ने देखा सामाजिक एकता, आधुनिकीकरण, और हम लोग देखेंगे सुख सुविधाएं। सुख सुविधाएं देखिए कि नगरों में जैसे कि मुंबई, यहाँ में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, चाहे वो आरोग्य हो, शैक्षणिक हो, शिक्षा, संदेश हो, यातायात हो, बहुत सारी सुख सुविधा यहाँ पर मिलती है। नगरीकरण के कारण नगरीय बस्तियों में अनेक सुख सुविधाएं विकसित होती है। यातायात, संदेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, अग्निशमन आदि सुविधाएं महत्वपूर्ण होती है, जो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उच्च स्तर की परिवहन सुविधाओं के कारण यात्रा के सुचारूपन में वृद्धि होती है। इसका अच्छा परिणाम वस्तु, यातायात, बाजार केंद्र, व्यापार आदि पर पड़ता है। शिक्षा की सुविधाएं भी नगरीय क्षेत्रों में अधिक विकसित हुई पाई दिखाई देती है। विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए अन्य स्थानों से विद्यार्थी नगरीय क्षेत्रों में आते हैं, है ना। जो नगरों में क्या कि शिक्षा भी अच्छी से मिलती है, बड़ी उच्च शिक्षा भी मिलती है, कि जो ग्रामीण भागों से कुछ विद्यार्थी जो हैं यहाँ पर नगरों में पढ़ने के लिए आते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं भी नगरीय भागों में अच्छी तरह विकसित हुई जाती हैं। इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अन्य क्षेत्रों से अनेक रोगी और उनके रिश्तेदार नगरों में कुछ समय विधि के लिए ठहरने आते हैं। नगरों में बड़े बड़े अस्पताल हैं, जिसके कारण जो इलाज के लिए, है ना, जो रोगी है, बीमार लोग जो है, वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ आते हैं, कुछ वो इलाज करने के लिए कुछ दिन यहाँ पर रुकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने देखे कि स्थानांतरण में 3 प्रकार बताए हैं। स्थानांतर अल्पकालीन, दीर्घकालीन अथवा स्थायी स्वरूप का जो स्थानांतरण है, अल्पकालीन यानी वही जो बीमार लोग आते हैं और इलाज करके वापस चले जाते हैं अपने गाँव। दीर्घकालीन कुछ दिन के लिए, तो जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ विद्यार्थी जो आते हैं, वो दीर्घकालीन 1-2 साल, 2-3 साल के लिए आते हैं, पढ़ाई करने के बाद वापस चले जाते हैं। और स्थायी स्वरूप में जो स्थानांतर होता है, वो जो उद्योग धंधे के लिए यहाँ पर आते हैं, इधर ही बच जाते हैं। जो नौकर वर्ग है ना, व्यापार वर्ग है, ये लोग इसमें आते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो लाभ है उसमें हम लोगों ने देखा कि सामाजिक एकता, आधुनिकीकरण, सुख सुविधाएं, इस प्रकार हम लोगों ने इसके लाभ देखे। वो नगरीकरण की समस्या, अभी हम लोग समस्याएं देखेंगे। नगरीकरण में किस प्रकार समस्याएं भी है, जैसे लाभ है उसकी समस्याएं भी हैं। तो नगरीकरण की समस्याएं, इसमें झुग्गी झोपड़ी है, जो हम लोगों ने शुरू में जो टेबल पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था, तो उसमें मैं किस प्रकार बढ़ोतरी होती गई है 10-10 साल के बाद, है ना। कि नगरीकरण के कारण शहरों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है, उस अनुपात में शहरों में निवास व्यवस्था में वृद्धि नहीं होती। स्थानांतरण करने वाले अधिकांश लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, जिस कारण शहरों के मकान नहीं ले सकते। स्थानांतरण करने वाले अनेक लोग प्रतिदिन शहर में आते रहते हैं, परंतु सभी को रोजगार मिले ये भी संभव नहीं होता, जिस कारण अनेक लोगों की आय कम होती है। जो भी काम मिले वो करते हैं, इसलिए उनकी इनकम जो है वो कम होती है। ऐसे लोग शहर में उपलब्ध खुली जगह पर अस्थायी और कच्चे स्वरूप के मकान बनाते हैं, है ना। ये मकान अधिकांश, देखिए इस प्रकार ये मकान अधिकांश अवैध होते हैं,
अतः उन्हें स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं से सुख सुविधाएं नहीं मिलती, जैसे पानी हो, आरोग्य हो। यहाँ मकानों का घनत्व अधिक होता है, सड़कें संकरी होती हैं, आधारभूत सुविधाओं का अभाव होता है। ऐसे झुग्गी झोपड़ियां अनिर्बद्धता से फैलती जाती हैं। परिणामतः सामाजिक और स्वास्थ्य विषयक समस्याएं निर्मित हो सकती है ना। तो ये भी कारण है झुग्गी झोपड़ियां, ये समस्याएं हैं। जैसे मुंबई में कितने सारे इस प्रकार की झोपड़ियां हम लोग देखते हैं, और इसका परिणाम समाज पर होता है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके ऊपर होता है। स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक ही है, क्योंकि और यहाँ पर क्या है कि सुख सुविधा का भी अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है ना। जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है, उस अनुपात में शहरों में निवास व्यवस्था में वृद्धि नहीं होती। स्थानांतरण करने वाले अधिकांश लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, जिस कारण शहरों के मकान नहीं ले सकते। स्थानांतरण करने वाले अनेक लोग प्रतिदिन शहर में आते रहते हैं, परंतु सभी को रोजगार मिले यह भी संभव नहीं होता, जिस कारण अनेक लोगों की आय कम होती है, इनकम जो कम होता है ना। आय क्यों कम होती है? क्योंकि ये जो लोग हैं गांव से आए हैं, उनको काम धंधा नहीं मिलता है गाँव में, इसलिए शहर चले आते हैं। और यहाँ पर जो फैक्ट्रीज होती है मुंबई में, जो भी काम मिले, हम लोग देखते हैं क्या क्या काम करते हैं लोग, वो काम जो भी काम हाथ में मिले वो कर लेते हैं, चाहे वो कितना भी कम इनकम हो इसका, लेकिन वो कर लेते हैं गुजारा करने के लिए। और बड़े मकान लेने के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, इसलिए झोपड़ियाँ जो होती है कम दाम में वो बना लेते हैं और उधर ही रहते हैं। लेकिन यहाँ अनिर्बद्धता, यहाँ पर जो महानगर पालिका है उसका वहाँ पर ये नहीं होता है, क्या अवैध के स्वरूप से वो बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फिर महानगर पालिका इनको कुछ भी सुख सुविधाएं नहीं देती है। तो इस प्रकार ये झुग्गी झोपड़ियां बढ़ती रहती हैं। यातायात गतिरोध, यातायात गतिरोध, यातायात गतिरोध। नगरों का क्षेत्रीय विस्तार होने के कारण नगर के बाएं काये तथा उपनगरों में लोग निवास करते हैं। शहर के मध्यवर्ती भागों में व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा आदि के लिए प्रतिदिन उपनगरों से नगर की आना जाना करते हैं। सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं जनसंख्या के प्रमाण में पर्याप्त न होने से निजी वाहनों की भीड़ बढ़ती है। परिणामतः यातायात में गतिरोध उत्पन्न होता है और आवागमन में काफी समय नष्ट होता है। यातायात ये भी एक कारण है, यातायात ये भी एक कारण है कि नगरों का क्षेत्रीय विस्तार होने के कारण ये झुग्गी झोपड़ियों के बारे में हम लोगों ने समय से देखी कि इस प्रकार बढ़ती है। यातायात गतिरोध, नगरों का क्षेत्रीय विस्तार होने के कारण नगर के बाह्य इकाई तथा उपनगरों में लोग निवास करते हैं। शहर के मध्यवर्ती भागों में व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा आदि के लिए प्रतिदिन उपनगरों से नगर की आना जाना करते हैं। सार्वजनिक परिणाम सुविधाएं जनसंख्या के प्रमाण पर्याप्त न होने से निजी वाहनों की भीड़ बढ़ती है। परिणामतः यातायात में गतिरोध उत्पन्न होता है और आवागमन में काफी समय नष्ट होता है ना। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यातायात गतिरोध ये जो है, ये नगरों का क्षेत्र विस्तार होने के कारण नगर के बाह्य इकाई तथा उपनगरों में लोग निवास करते हैं। शहर में मध्यवर्ती भागों में व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा आदि के लिए प्रतिदिन उपनगरों से नगर की ओर आना जाना करते हैं। सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं जनसंख्या के प्रमाण में पर्याप्त न होने से निजी वाहनों की भीड़ बढ़ती है। परिणामतः यातायात में गतिरोध उत्पन्न होता है और आवागमन काफी समय से नष्ट होता है। ये यातायात एक गतिरोध है। मुंबई में हम लोग देखते हैं कितनी ट्रैफिक होती है ना।
उसका भी इसमें समय निकल जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रदूषण, ये भी एक समस्या है। शहरों में प्रदूषण एक जटिल समस्या बन गई है, जिसका नगरीय जीवन पर विपरीत परिणाम होता हुआ दिखाई देता है। इसमें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण दिखाई देता है। नगरों का बढ़ता विकास, सुविधाओं का अभाव, उसी प्रकार नियमों का उल्लंघन, इससे प्रदूषण ये गंभीर समस्या होती है। जिस प्रकार नगरों में वृद्धि हो रही है, उसी प्रकार प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है ना। यहाँ पर बड़ी बड़ी इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर प्रदूषण है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जो गैस निकलती है कंपनी से, है ना, तो ये भी प्रदूषण का एक भाग है। इस प्रकार नगरीय समस्या में हम लोग देखते हैं कि अपराध, है ना, यहाँ पर सभी लोगों को काम मिले ऐसा नहीं होता है। जो बेरोजगार वो लोग होते हैं, तो इस प्रकार अपराध की तरफ वो अपना रास्ता बना लेते हैं। स्थानांतरित होने वाली जनसंख्या में से अनेक लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं होता। परिणामतः अवैध मार्गों का उपयोग कर अनेकों बार पैसा कमाया जाता है। इससे नगरों में अपराधों में वृद्धि दिखाई देती है, जैसे चोरी, शेन, डकैती, मारपीट, कत्ल आदि अपराध शहरों में बढ़ते जा रहे हैं। जो हम लोग देखते हैं कितने सारे यहाँ पर अपराध होते हैं। इस कारण कानून तथा विश्व व्यवस्था की गंभीर समस्या निर्माण हो रही है। पुलिस तथा न्याय व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। इससे उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त निवास स्थानों की कीमत में अत्यधिक वृद्धि, विभिन्न गुटों में संघर्ष आदि के कारण शहरों में तनाव बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अपराध किस प्रकार बढ़ते हैं कि स्थानांतरित होने वाली जनसंख्या में से अनेक लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं होता। प्रथमतः अवैध मार्गों का उपयोग कर अनेकों बार क्या होता है कि अपराध होता है, यहाँ पर देखने को मिलता है। इससे नगरों में अपराधों की वृद्धि हो दिखाई देती है। चोरी, जैसे कि चोरी अपराध शहरों में बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण कानून तथा सुव्यवस्था की गंभीर समस्या यहाँ पर दिखाई देती है। और इससे क्या है कि पुलिस तथा न्याय व्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त निवास स्थानों की कीमत में अत्यधिक वृद्धि, विभिन्न गुटों में संघर्ष आदि के कारण शहरों में तनाव बढ़ते हैं। परिणामतः शहरों की सामाजिक एकता में बाधा आ सकती है। तो इस प्रकार अपराध जो समस्या हम लोग देख रहे हैं उसमें झुग्गी झोपड़ियाँ, यातायात गतिरोध, प्रदूषण, अपराध, ये सब नगरीकरण की समस्याएं हम लोगों देखी। यहाँ पर देखिए कि आप लोग को ये पता है क्या, विकसित नगरों में सूचना और संप्रेषण तकनीक का उपयोग कर अत्याधुनिक बनाने के लिए और शहरों में संपत्ति का व्यवस्थापन अधिक से अधिक सुलभ हो, इसलिए स्मार्ट सिटी की योजना साकार हुई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूचना और सुदूर संवेदन संप्रेषण साधनों द्वारा नगरों के विविध घटकों की जानकारी एकत्र कर उसके माध्यम से नगरों का नियोजन पूर्ण विकास करना है, जिसका उपयोग शहर की परिवहन एवं संपर्क यंत्रणा की सक्षम करने के लिए सिद्ध होगा। अत्यावश्यक समय पर अथवा आपातकालीन स्थिति में यंत्रणाओं को उचित समय पर प्रतिसाद देना आदि का इसमें समावेश है। तो ये नगरों का क्या कुछ स्मार्ट सिटी, ये जो नई योजना है, इससे नगरों का विकास करना, नगरों को सक्षम करना, ये उद्देश्य है। नगरों के आसपास के जल स्रोत किस कारण प्रदूषित होते हैं, जैसे कि आप लोग जहाँ पर रह रहे हैं यहाँ पर देखिए कि प्रदूषण कौन कौन से और किस कारण हुआ है, इसके बारे में जानकारी आप लोग को लेना है।
नगरों में प्रदूषित जल का निपटारा किस प्रकार किया जाता है ना। जल प्रदूषण यहाँ पर ज्यादा करके यहाँ पर हम लोग को दिखाई देता है। जो बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्रीज है तो यहाँ पर हम लोग को जल प्रदूषण दिखाई देता है। देखिए वायु प्रदूषण है, कंपनी इस प्रकार गैस जो है वो इस प्रकार हवा में छोड़ देती है तो इस प्रकार प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण। देखिए इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण, कंपनी जो है उसकी बड़ी बड़ी आवाज यहाँ पर गूंजती है, इससे जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण देखिए, जल प्रदूषण जो खराब पानी जो होता है रसायन उसमें मिला हुआ रहता है और ये जल को प्रदूषित करता है। तो इसका किस प्रकार निपटारा किया जाए है ना, जल प्रदूषण, इसके बारे में हम लोग को जानकारी देनी है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार स्थानांतरण होता है, उससे लाभ, उससे की जो हानियां हैं वो किस प्रकार होती है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी वापस से थोड़ा मैं दोहरा रहा हूँ कि स्थानांतरण किस प्रकार होता है। कि स्थानांतरण नगरीय को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है। उसमें अल्पकालीन, दीर्घकालीन और स्थायी स्वरूप, ये 3 प्रकार का स्थानांतरण यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। स्थानांतरण हम कहते हैं ग्रामीण भाग से दूसरे ग्रामीण भाग की ओर और ग्रामीण भाग से शहर की ओर होता है। शहरों में उच्च जीवन स्तर तथा रहन सहन के आकर्षण से भी शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। जैसे भारत के विविध भागों में पुणे, मुंबई स्थानों पर होने वाला स्थानांतरण है। आप लोगों को यहाँ पर जिनके शहरों की सूची बनानी है और उसमें से कौन से घटक उनके विकास में सहायक बने हैं, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यदि संभव हो तो अपने नजदीकी शहरों में स्थानांतरण लोगों से मिलकर उनके स्थानांतरण के कारणों की खोज आप लोग को करना है। यहाँ पर नगरीकरण के कुछ परिणाम बताए हैं कि नगरीकरण से प्रदेश के स्वरूप में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है। भूमि के नियोजन में विशेष परिवर्तन दिखाई देता है। जिससे पहले जिस भूमि पर कृषि की जाती थी वो भूमि निवास तथा कारखानों के रूप में उपयोग में लाई जाने लगी। नगरीकरण से जिस प्रकार अनेक लाभ होते हैं उसी प्रकार अनेक हानियां भी यहाँ पर आप लोग को दिखाई देती हैं। सामाजिक एकता उसमें से एक है कि नगरीकरण के कारण द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यवसाय में वृद्धि होती है, जिस कारण आर्थिक व्यवहार में वृद्धि होती है। इस क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होता है। विविध प्रदेशों से आने वाले लोगों के एकत्रित रहने से शहरों में सांस्कृतिक और सामाजिक रूढ़ि परंपराओं का आदान प्रदान होता है। इससे सामाजिक एकता निर्माण होती है। आधुनिकीकरण, विविध प्रदेशों से लोगों का स्थानांतरण होता रहता है। ऐसे लोगों में ज्ञान, कौशल तथा जानकारी का आदान प्रदान सुलभता से होता है। नवीनतम सूचना और जानकारी तथा सामग्री तथा इनका लाभ जो है वो सर्वप्रथम ऐसे प्रदेशों में होता है। उद्योग और व्यवसाय से संबंधित अनेक नए प्रकार विभिन्न प्रदेशों में विकसित हुए दिखाई देते हैं। नगरीय बस्तियों में नई कल्पनाएं, नवीनतम जानकारी और तकनीक की सुख सुविधाओं का लाभ प्रथम मिलता है। परिणामतः यहाँ रहन सहन का स्तर उच्च होता है। सुख सुविधाएं हम लोग लाभ देख रहे हैं स्थानांतरण के। नगरीकरण के कारण नगरीय बस्ती में अनेक सुख सुविधाएं विकसित होती है। यातायात, संदेशवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अग्निशमन आदि सुविधाएं महत्वपूर्ण होती है। उच्च स्तर की परिवहन सुविधाओं के कारण यात्रा के सुचारूपन में वृद्धि होती है। इसका अच्छा परिणाम वस्तु यातायात, बाजार केंद्र, व्यापार आदि पर पड़ता है।
शिक्षा की सुविधाएं भी नगरीय क्षेत्रों में अधिक विकसित हुई पाई दिखाई देती है। विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए अन्य स्थानों से विद्यार्थी नगरीय क्षेत्रों में आते हैं। स्वास्थ्य सेवा भी नगरीय भागों में अच्छी तरह विकसित हुई जाती है। इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अन्य क्षेत्रों से अनेक रोगी और उनके रिश्तेदार नगरों में कुछ समय अवधि के लिए ठहरने आते हैं। ये हम लोगों ने नगरीय सुख सुविधा देखी, नगरीकरण के आधुनिकीकरण और गुड मॉर्निंग सर। सामाजिक एकता। गुड निम्न मॉर्निंग। घटकों में अंतर स्पष्ट कर उदाहरण लिखिए। स्थानांतरण और झुग्गी झोपड़ियां। क्या क्या क्या? झुग्गी झोपड़ियां और निम्न घटकों में अंतर स्पष्ट कर उदाहरण लिखिए। स्थानांतरण और झुग्गी झोपड़ियां। हाँ, तो उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ ना बच्चा। झुग्गी झोपड़ियां, हाँ ठीक है। झुग्गी झोपड़ियां क्यों पड़ती है और किस प्रकार ये समस्या में आता है। देखिए, झुग्गी झोपड़ियां नगरीकरण के कारण शहरों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है उस अनुपात में शहरों में निवास व्यवस्था में वृद्धि नहीं होती। स्थानांतरण करने वाले अधिकांश लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, जिस कारण शहरों के मकान नहीं ले सकते। स्थानांतरण करने वाले अनेक लोग प्रतिदिन शहर में आते रहते हैं, परंतु सभी को रोजगार मिले यह भी संभव नहीं होता, जिस कारण अनेक लोगों की आय कम होती है। ऐसे लोग शहर में उपलब्ध खुली जगह पर अस्थायी और कच्चे स्वरूप में मकान बना लेते हैं। ये मकान अधिकांश अवैध होते हैं, अतः उन्हें स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं से सुख सुविधाएं नहीं मिलती। यहाँ मकानों का घनत्व अधिक होता है, सड़कें संकरी होती है, आधारभूत सुविधाओं का अभाव होता है और झुग्गी झोपड़ियां अनियमित तरह से फैलती जाती है। परिणामतः सामाजिक और स्वास्थ्य विषयक समस्याएं निर्मित हो सकती हैं। तो ये जो झुग्गी झोपड़ियां है, इसका उदाहरण मुंबई है। यहाँ पर कितनी सारी ऐसी इस प्रकार की झुग्गी झोपड़ियां हम लोग को देखने को मिलती है। समझ में आया? हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ, उदाहरण के लिए मुंबई है, कितनी सारी झोपड़ियां यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना। गांव से जो लोग आते हैं काम करने के लिए, उनकी आय कम होती है, इनकम कम होती है, इसलिए यहाँ पर बड़े घर नहीं ले, है ना, बड़े घर नहीं ले सकते वो। तो इस प्रकार कम खर्चा में जिस प्रकार घर बनाया जाए, है ना, शहरों के बाजू में जहाँ पर जगह मिले वहाँ पर घर झोपड़ियाँ इस प्रकार बना के वो वही क्या स्थायी हो जाती है और इनकी संख्या बढ़ रही है। तो इस प्रकार प्रदूषण है ना। नगरीकरण की समस्या, झुग्गी झोपड़ियाँ, यातायात गतिरोध है। यातायात गतिरोध में देखिए कि नगरों में जनसंख्या ज्यादा होने के कारण कितनी सारी ट्रैफिक जाम हो जाती है। ये भी एक समस्या है नगरीकरण की। झुग्गी झोपड़ियाँ, यातायात, है ना, गतिरोध और प्रदूषण है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण कितने यहाँ पर देखने को मिलता है हम लोग को। और अपराध, है ना, गुनहगार, यहाँ पर कितनी सारी डकैती होती है, चोरी होती है ना। तो ये इसकी समस्याएं हैं। हेलो तो ये, सर। हाँ बोले बच्चों। सर, औद्योगिक किरण किसे कहते हैं? क्या औद्योगिकीकरण? यस सर। विविध क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीकरण और तकनीक के अनेक लाभ दिखाई देते हैं। और देखो कि औद्योगिकीकरण यानी क्या, देखिए किस प्रदेश में उद्योग का विकास अथवा केंद्रीकरण होना, यह नगरीकरण के को सहायता करने वाला घटक है। औद्योगिकीकरण यानी शहरों में बड़े बड़े फैक्ट्रीज, कंपनी, उद्योग जो बोलते हैं उसके बारे में है। उद्योग धंधों की वृद्धि होना, ये सब औद्योगिकीकरण में आता है। और इससे क्या होता है कि नगरीकरण की प्रक्रिया गतिमान होती है, क्योंकि उद्योग, यहाँ पर उद्योग धंधे ज्यादा होते हैं, यहाँ पर लोग बच जाते हैं, तो नगरीकरण यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि मुंबई महानगर। काम धंधे, औद्योगिकरण है, किस प्रदेश में उद्योगों का विकास तथा केंद्रीकरण होना, ये नगरीकरण को सहायता करने वाला एक प्रमुख घटक है। जैसे कि उद्योग धंधों की वृद्धि से नौकरी के लिए आसपास प्रदेश के लोग इस प्रदेश में आकर्षित होना।
आज खा लिया है तो हम लोग को और पूछो। व्यापार कुछ यहाँ पर देखिए, औद्योगिकरण व्यापार, यहाँ पर व्यापार करने के लिए कितने सारे लोग आते हैं, जैसे व्यापारिक संकुल है, बैंक है, सहकारी संस्थाएं है, गोदाम है, शीतगृह है, व्यापार में आते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? स्थानांतरण के 3 प्रकार मैंने बताया है। एक है अल्पकालीन स्थानांतरण, दीर्घकालीन, अल्पस्थायी। अभी अल्पकालीन स्थानांतरण यानी क्या कि अल्प कालावधि में, जैसे कि शहरों में बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, तो गांव से जो रोगी लोग हैं, बीमार लोग हैं, यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं कुछ दिन के लिए, और इलाज करने के बाद वापस अपने गांव चले जाते हैं, वो अल्पकालीन है ना। बस दीर्घकालीन यानी 1 2 2 3 साल 4 5 साल के लिए यहाँ पर आते, जैसे कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा जो है नगरों में मिलती है, शहरों में मिलती है, तो कुछ विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं, शिक्षा लेने के बाद वापस अपने गांव चले जाते हैं, ये दीर्घकालीन है। और स्थायी स्वरूप में, जैसे कि यहाँ पर नौकर वर्ग है, व्यापारी लोग हैं, यहाँ पर ही बच जाते हैं, नगरों में ही, शहरों में ही क्या करते हैं, बच जाते हैं, है ना, काम धंधे की वजह से। तो ये 3 प्रकार है स्थानांतरण की। किसने तो अभी प्रश्न पूछा था स्थानांतरण और जुगी चोपड़े के बारे में सर बताने के लिए बोला था। और कुछ पूछना है? पढ़ाई करते रहो, एग्जाम अभी आने वाले तुम्हारे भी।